हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने फंक्शनल एनालिसिस में एक और बढ़ता हुआ लेक्चर पढ़ाने वाला हूं। इसका नाम है बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। इससे पहले मैंने आपको मीगर सेट, नॉन मीगर सेट, नो वेयर डेंस सेट, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन की थी कि क्या होती हैं। पहले आप उसको जाके देखो, क्योंकि वो डिपेंड ही इसी पे कर रहा है। ठीक है, मुझे डिपेंड इसी पे कर रहा है। जब ऐसा है तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो पहले आप वो जाके देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई टेप पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक तो फंक्शन एनालिसिस बाय सर शायान आपको मिल जाएगा। अगर आपको चैनल का नाम नहीं मिलता तो चैनल का नाम है एक्सपर्ट मैथ्स 19। आप वहां से जाकर सर्च कर सकते हो, आपको हर एक लेक्चर वहां पर मिल जाएगा फंक्शनल एनालिसिस का। आज मैं लेक्चर नंबर 8 की शुरुआत यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है मेरा बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। और आज मैं आपको बहुत आहिस्ता आहिस्ता और आराम से समझाऊंगा कि बेयर्स कैटेगरी थ्योरम आखिर होता क्या है, ये बना क्यों, सारी चीजें हम ऐसे करके डिफाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। इससे पहले हमको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, व्हाट इज केंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। केंटर्स इंटरसेक्शन ने छोटी सी हमसे बात की थी, उसके ऊपर ही बेयर्स ने अपना काम किया और एक थ्योरम दिया। तो हम अपना केंटर्स के ऊपर बात करते हैं। देखो, कहता है कि इन अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, सबसे पहली बात, व्हाट इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एक ऐसा मैट्रिक स्पेस होता है जिसमें सीक्वेंस ऑफ द सेट्स कन्वर्ज करती हैं। क्या करती हैं? सीक्वेंस ऑफ द सेट्स कन्वर्ज करती है, यानी हर कौशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है इस मैट्रिक स्पेस के अंदर, मतलब लेस देन एप्सिलॉन होती है। ये मैं साथ का प्रूफ किसी वीडियो में ये भी करवा चुका हूं। तो फटाफट से हम समझेंगे कि मैट्रिक स्पेस क्या था। तो इन कंप्लीट मैट्रिक स्पेस द नेस्टेड सीक्वेंस का मतलब हर एक ऐसा सेट की सीक्वेंस जो कि अगला वाला सेट जो हो उस पिछले वाले का जो हो सबसेट हो, यानी कि पिछला वाला अगले वाले का सुपर सेट हो। तो मतलब ऐसे समझना कि अगर F1 इज अ सुपर सेट ऑफ F2, इट मींस द F2 इज अ सबसेट ऑफ F1। इस तरीके से आपके पास एक सीक्वेंस होगी और उसका जो डायमीटर होगा, यहाँ पे डेल्टा डिनोट कर रहा है द डायमीटर ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ आपको मैं सेट्स बना के दिखाऊंगा डायमीटर किस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ, बस आप ये समझें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो डायमीटर ऑफ द Fn अगर 0 पे जाता है तो ऑब्वियसली सी बात है आपके जो सेट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट पे अप्रोच करेंगे जब जाके आपका डायमीटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर कहता है कि अब यहाँ पे देखना कि जितने भी हम Fn के जो हमारे पास सेट्स हैं किसके अंदर, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के अंदर, अगर मैं उन सब की इंटरसेक्शन लूं तो उसमें मतलब कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि इसको पाए होने से बचाएगा। का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन में कोई ना कोई सेट एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है। जब कॉमन होता है तो मतलब इंटरसेक्शन क्या आता है? पाए नहीं आता, मतलब ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगर ऐसा है तो एक x एक एलिमेंट है जो कि इस Fn में बिलोंग करता है और किसी एक Fn में नहीं। मैंने कहा x बिलोंग्स टू Fn फॉर ऑल n। फॉर ऑल n का मतलब है F1, F2, F3, F4, F5 जब भी चलते जा रहे हैं सबके अंदर वो x मौजूद होगा। और यहाँ पे x जो होगा वो एलिमेंट अगर इसमें है, नेस्टेड सीक्वेंस में है, तो वो आपके नो वेयर सेट्स में नहीं होगा। ये मेरे कैंटर्स ने बात की थी। अब बेयर्स कैटेगरी थ्योरम ने इसको एनहांस किया। अब आगे इसने कहा क्या? बेयर्स कैटेगरी थ्योरम पे बात करते हैं। बेयर्स कैटेगरी थ्योरम ने क्या बोला कि अगर कोई भी आपके पास नो वेयर डेंस सेट की एक सीक्वेंस है, क्या अब मैं नो वेयर डेंस सेट की सीक्वेंस हो सकती है ना भाई, अगर वो नो वेयर डेंस सेट की आपके पास सीक्वेंस है और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के अंदर, मतलब हर कोशिश सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, तो देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो आपके इस पूरे के पूरे सुपर सेट एक्स में आ रहा होगा और उस एन में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसने बस कॉपी किया इस बात को कि मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर कोई एन में अगर वो नहीं आ रहा था तो बेयर्स ने क्या किया, बोला कि अगर कोई भी एक सीक्वेंस है जो कि क्या है, नो वेयर डेंस सेट की सीक्वेंस है और वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में है, तो कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा या सम एलिमेंट एक्स ऐसा होगा जो कि सुपर सेट में होगा और वही एक्स ए एन यानी कि नो वेयर डेंस सेट की सीक्वेंस में नहीं होगा। और जब ऐसा है तो मैं इस पूरी लाइन को सिंपल वे में ऐसा कह सकता हूं, इसका मतलब कि अगर मैं सुपर सेट को लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ ए एन यानी नो वेयर डेंस सेट की यूनियन करके, मैं ऐसा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है जो कि इसको मुकम्मल डिफाइन नहीं कर पाएगा।
तो इसका मतलब बात समझ में आनी चाहिए। मैं कहना क्या चाहता था आपसे कि मतलब क्या है कि अगर कोई भी नोवेयर डेंस सेट की सीक्वेंस है, उसके अंदर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा रह जाता है तो मैं इसको मीगर सेट नहीं कह सकता। मीगर सेट का मतलब होता है फर्स्ट कैटेगरी सेट और उसका दूसरा नाम होता है मीगर सेट। और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मतलब ऐसे लिखने का मतलब है अगर ये नॉट इक्वल टू उसके बराबर आ जाए तो उसका सीधा सीधा नाम होता है द सेकंड कैटेगरी सेट एंड ऑलवेज नोन एज द नॉन मीगर सेट। समझ पा रहे हो बात को? तो बेयर्स कैटेगरी ने क्या किया, ये थ्योरम प्रूफ करके बताया कि अगर ऐसा है तो हम अपने सुपर सेट को इन टर्म्स ऑफ दिस वन नहीं लिख सकते, और अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो ऑब्वियसली सी बात है वो जो सेट जो डिफाइन हुआ है वो क्या होता है, सेकंड कैटेगरी सेट होगा। तो बेयर्स कैटेगरी थ्योरम ने ये डिफाइन किया। उम्मीद करता हूं सिर्फ मैंने स्टेटमेंट आपको समझाई, मैं कहना क्या चाहता आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। अब इसने थ्योरम कैसे प्रूफ किया, अब याद आती प्रूफ। अब देखो मानो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहता हूं मैंने एक बड़ा सा स्क्वायर लिया, रेक्टेंगल लिया, जिसमें मैंने इसको कंसीडर किया सुपर सेट एक्स से। मानो सबसे बड़ा सेट क्या है, सुपर सेट एक्स है। मैंने कहा लेट ए एन बी द फैमिली ऑफ नोवेयर डेंस। नोवेयर डेंस सेट की क्या है, एक फैमिली है। नोवेयर डेंस सेट की फैमिली है, मतलब नोवेयर डेंस सेट का मतलब है ये यूनियन के अंदर नहीं लिखा जा सकता। सिंपल सी बात बताऊं, मैंने कहा x जो है वो सुपर सेट है, ऑब्वियसली सी बात है बड़ा सेट ओपन ही होता है, जितने भी उसके अंदर आएंगे उन सब के लिए क्या है, ओपन होता है अंडर द इंटरवल ऑफ डिस्कशन। अच्छा, अब मैं कहता हूं देयर एग्जिस्ट, मतलब अगर x ओपन है तो देयर एग्जिस्ट S1। S1 का मतलब है ओपन स्पेयर, जो मैंने यहां पर लिया है सबसे बड़ा वाला, ये वाला जो मैंने ओपन स्पेयर लिया है, ये वाला जो ओपन स्पेयर है, ये वाला कहना चाह रहा हूं, ये वाला, ये मैंने क्या किया, इसके अंदर देयर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, करेगा। अब मैंने कहा कोई एक नोवेयर डेंस लेता, भाई इनके यूनियन में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि बाहर होगा, ये ऑब्वियसली सी बात है बाहर होगा, लेकिन एक्स के लिए तो ओपन है ना। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ऑब्वियसली सी बात है क्या आएगा, फाई आएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसको और डिफाइन करता हूं। मैंने कहा जो S1 मैंने ओपन स्क्वायर लिया था उसका रेडियस 1 होगा, और ए यहां पर इन टर्म्स ऑफ प्योर मैथमेटिक्स से लिखने का एक वे है, R1 is the radius, A1 is the center of the sphere। क्या, सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब मैं इस सेंटर की बात कर रहा हूं, और वैसे बात है सबका सेंटर एक ही है। अब मैंने क्या किया, मान के चला कि ये जो रेडियस है वो 0 और 1 के दरमियान है, अकॉर्डिंग टू, मतलब छोटा करके मैंने बात की है। मैंने कहा लेट, मैंने कहा मान देता हूं F1, मैंने कहा कोई एक F1 है, वो क्या है, एक कॉन्सेंट्रिक क्लोज्ड स्फीयर है। क्लोज्ड किसके लिए होगा, ऑब्वियसली सी बात है S1 के लिए, के अंदर है, इसके क्लोज है उसके अंदर। मैंने कहा कॉन्सेंट्रिक क्लोज्ड स्फीयर विद रेडियस R1/2, मतलब क्या कि जो पुराना जो मेरा रेडियस R1 था ये कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सेंटर तो सेम ही रहा लेकिन वो थोड़ा सा छोटा हो गया। मैंने कहा ये वाला चेक करो, ये वाला साइड इसके बाद आ रहा है, मैंने कहा देखो ये आधा कर दिया मैंने और ये इसके अंदर आ गया, क्लोज्ड हो गया। मैंने कहा ठीक है, क्लोज रहने के बाद मैंने कहा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा जो F1 होगा वो S वाले स्फीयर के रेडियस का आधा होगा लेकिन सेंटर सेम रहेगा। ये बात भी सही थी, तो ये बात भी आराम से कही जा सकती है कि मेरा जो F1 है, जो अंदर वाला जो क्लोज मैंने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लिया है वो सबसेट होगा S1 का। देख सकते हो ना भाई, अगर F1 अंदर है और S अंदर बाहर है तो क्या ऑब्वियसली सी बात सबसेट है, अंदर आएगा। ठीक है, अच्छा तो इसका रेडियस डिफाइन कैसे किया, मैंने कहा जो रेडियस इसमें था, मैंने कहा अगर ये आधा है तो मैंने कहा 2 से डिवाइड कर देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 का जो रेडियस हुआ वो 1/2 से भी छोटा हो गया। पहले वाले का क्या था, 1 था, 1 से छोटा था, अब ये 1/2 से भी छोटा हो गया। अच्छा जी, अब यहां समझना थोड़ा। अब मैं बात करता हूं F1 के डायमीटर की। मैंने कहा F1 का डायमीटर क्या होगा, ये वाला हिस्सा पूरा। मैंने कहा F1 का डायमीटर क्या होगा, अगर ये इसका रेडियस जो है ऐसा है तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपके पास रेडियस ऐसा है तो डायमीटर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2r इज नथिंग बट इक्वल टू डायमीटर। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या होगा, जो इसका डायमीटर होगा वो भी 1 से छोटा होगा। ऑब्वियसली सी बात है 1 और 0 के दरमियान होगा, छोटा होगा। मैंने फिर क्या किया, टिक दोबारा उठाया। मैंने कहा इंटीरियर ऑफ F1, मैंने क्या किया, जब मैंने S1 स्फीयर को कंसीडर किया तो मैंने इसके अंदर का जो F1 था ये वाला, उसके अंदर का इंटीरियर पॉइंट्स को चेक करा। इंटीरियर पॉइंट्स का मतलब जो भी उसके अंदर मौजूद होंगे। अच्छा जी, मैंने कहा वो भी F1 का सबसेट होगा, नजर आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अब F1 ओपन सेट है किसमें, S1 में, तो लेट A2, मैंने कहा एक और एनदर नोवेयर डेंस सेट का हम आविष्कार करते हैं। मैंने कहा A2, मैंने मान लिया
कि मैंने कहा A2 यहाँ पे आता होगा। और मैं ये बात बता के चलूं, अकॉर्डिंग टू द केंटस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द बेयर्स कैटेगरी थ्योरम, उसने कह दिया है कि AN जो है वो नोवेयर डेंस सेट है, मतलब इन दोनों के यूनियन में नहीं लिखा जा सकता। तो ऑब्वियसली सी बात है ये बाहर होगा, ठीक है, मान लिया, ठीक है। मैंने कहा देखो A2 जो है इसके बाहर हुआ, हाँ मानो। मैंने कहा देयर एग्जिस्ट S2, मैंने कहा कोई ना कोई एक और ओपन स्फीयर S2 एग्जिस्ट करेगा जो कि इसके अंदर होगा, अंदर है ना, अंदर है, अंदर होगा। तो S2 और A2 का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली सी बात है नजर आ रहा है, फिर 5 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो अगर S2 है तो मैं डिफाइन करता हूं R2 विद रेडियस विद सेंटर A2 और उसका इंटरसेक्शन क्या है, 5 आएगा। मैंने कंसीडर कर लो, सपोज करो कि अगर F2 है और कॉन्सेंट्रिक विद F2 है, मैंने कहा F2 जो होगा वो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई S2 जो स्फीयर था मैंने उसके भी अंदर का एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लिया F2, मैंने कहा R2/2 A2, वो किसका सबसेट होगा, S2 का। ऑब्वियसली सी बात है अगर मैं इसके अंदर चला जाता हूं F2 तो इस S2 का जो है वो सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है। मैं देखो अगर मैं F2 और A2 का इंटरसेक्शन लेता हूं, मतलब इस अंदर वाले का और इसका लेता हूं, तब भी 5 आने वाला है। मतलब क्या है कि ये सारे आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कंसीडर F2 द कॉन्सेंट्रिक विद F2, ये बात मैं आपसे कर ली, यहां तक मैं पहुंचा था। मैंने कहा अगर इसका रेडियस जो पहले वाले का रेडियस था R1/2 तो ऑब्वियसली सी बात है R2/2। अगर वो दूसरे वाले का पहले वाले का रेडियस 1/2 था तो अगर मैं इसको फिर से आधा कर देता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से तो कितना हो जाएगा 1/4। ऑब्वियसली सी बात है अगर मैं इसका डायमीटर निकालना चाहूँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब क्या है, डेल F2 यानी कि डायमीटर ऑफ द F2, ये वाला जो F2 है इसका भी जो डायमीटर होगा वो लेसर देन हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सारी बातें तो कर पाया, अब मैं क्या करता जाऊंगा, अब ये जो ना कंटिन्यूअस जो है वो थ्योरम है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे A3 बनाता, फिर मैं अंदर स्क्वायर लेता, कंजस्टेड अंदर जाता जाता काफी सारे स्टेप्स बढ़ जाते। तो मैंने क्या किया, इसको जनरलाइज कर दिया और मैं यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन करता हूँ। देखो कैसे, जनरली Fn मतलब F1 का इसके साथ भी 5 आ रहा था, F1 का A2 के साथ भी 5 आ रहा था, Fn F3 का A3 के साथ भी 5 आएगा, क्योंकि दिस इज कॉल्ड नोवेयर डेंस सेट। अच्छा, अब इसका डायमीटर चेक करो, पहला डायमीटर इसका क्या आया था 1, फिर अगला आया था 1/2, अगला आएगा 1/4, अगला आएगा 1/8। तो मतलब क्या है, 2 की पावर n के साथ इसका डायमीटर जो है, रेडियस जो है वो क्लोज होता जा रहा है। जब क्लोज होता जा रहा है तो यहाँ पर एक एलिमेंट x ऐसा है जो कि इसके an के यूनियन में नहीं आ रहा, जो कि इसके अंदर है ना। बहुत सीधी बात है, नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, मैं n = 1 से इंफिनिटी यानी an के जितने ही यूनियन कर लूं, मैं कभी भी वो x पूरा सेट नहीं लिख सकता, क्योंकि इसमें दूसरे सेट्स भी मौजूद हैं। इसको हमने ओपन स्पेयर्स का नाम दिया। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो अगर मैं नहीं लिख सकता तो दिस प्रूव दैट, ये बात प्रूफ करती है कि बेयर्स थ्योरम जो है वो एक सेकंड कैटेगरी सेट होगा। उम्मीद करता हूं छोटा सा थ्योरम था। अच्छा, अगर आप चाहो, ऐसा नहीं कि अगर आप चाहो तो A3, A4, A5 जितना लंबा कर सकते हो करो, कोई टेंशन नहीं है। जनरलाइजेशन में आसानी होती है, जो मैं जनरलाइज करके दिखा दिया, सेम टू सेम स्टेप्स आगे फॉलो होंगे, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। बस इससे आपको बात क्या समझ में आई, इसका कंक्लूजन क्या था, ये मैं आपको ये बताऊंगा। कंक्लूजन क्या था कि अगर मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी एक ऐसा मैट्रिक स्पेस है जिसके अंदर वो कंप्लीट है, मतलब हर कोशी सीक्वेंस जो है उसके अंदर क्या करती है, कन्वर्ज करती है, ये बात हमने मालूम की। अगर ऐसा है तो कोई भी एक सीक्वेंस ऐसी है जो नोवेयर डेंस सेट्स की है। नोवेयर डेंस सेट्स का मतलब आपको समझ पा रहे होंगे, यूनियन में नहीं लिखा जा सकता। अब नहीं लिखा जा सकता तो ऑब्वियसली सी बात है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट x ऐसा होगा जो an में मौजूद नहीं होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ बहुत सारे मैं स्पेयर्स बनाता गया, लेकिन कोई भी एक ऐसा सेट ऐसा रह जरूर जाएगा जो इससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जब कनेक्ट नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली सी बात है क्या होगा, 5 होगा। जब 5 हो जाएगा तो मतलब सिंपल सी बात है, तो मैं यूनियन में जब भी नहीं लिख सकता ना, नहीं लिख पाऊंगा। कि यूनियन में अगर लिख पाता तो ऑब्वियसली सी बात है किसी भी एन के अंदर मौजूद नहीं होता। इसका मतलब सिंपल है कि फॉर ऑल एन मतलब हर एक एन के अंदर
कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कन्वर्ज कर मतलब मिलाने के बाद x बना सके। जब x नहीं बन पा रहा तो हम बेयर्स ने थ्योरम दिया कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के अंदर अगर कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस an है जो कि नोवेयर डेंस सेट्स की है, तो उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर बच जाएगा जो कि an में नहीं होगा, और an में नहीं होगा तो मैं उसको मर्ज करके अपना सुपरसेट नहीं बना सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ नजर आया, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, दिस स्टेटमेंट, दिस सुपरसेट या दिस यूनिवर्सल सेट इज अ सेकंड कैटेगरी सेट। उम्मीद करता हूं, अच्छा नॉन लीगल सेट भी आप इसको कह सकते हो। उम्मीद करता हूं आपके बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत ज्यादा आसान सा थ्योरम था, थोड़ा सा क्रिटिकल वे में, इन राइटिंग वे कि थोड़ा क्रिटिकल है, एक दफा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ काफी अच्छी तरीके से बात को समझा पाया हूं मैं और आप समझ पाए हैं। तो फिर हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अगर आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो आप काफी सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रल इक्वेशंस में स्टार्ट करने वाला हूँ एक दो दिन में। फिर इसके अलावा आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद आप फंक्शनल एनालिसिस जो कि मेरी चल रही है, न्यूमेरिकल एनालिसिस मैं वो भी पढ़ा रहा हूँ, उसके मैंने काफी सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। रिंग फील्ड एंड थ्योरी मैंने वो भी काफी सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन पर काम चल रहा है और आपको इंटीग्रेशन सीखनी है तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। मैंने 20-25 लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं विद द सीक्वेंस ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमें आना चाहिए। इंजीनियरिंग फील्ड हर जगह ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।